हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मस्त हो, स्वस्थ हो, ठीक हो, पढ़ाई ऐसी चल रही होगी आप लोगों की। तो प्यारे बच्चों, आज हम इस सेशन में हमारी पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2 का चैप्टर है जिसका नाम है साना साना हाथ जोड़ी, और जिनके लेखक या लेखिका हैं मधु काकरिया जी। तो इस सेशन में प्यारे बच्चों हम लोग जो साना साना हाथ जोड़ी जो चैप्टर है हमारा, जो यात्रा वृतांत है एक, उसका हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, पाठ का सार पढ़ेंगे। यानी इस चैप्टर का जो सार होता है, यानी कि पूरा चैप्टर तो हम लोग पढ़ेंगे तो कम से कम हमें 2 घंटे चाहिए, वही सीधी सी बात है। पाठ का सार हम लोग पढ़ लेंगे जिससे कि हम लोगों को एमसीक्यू जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ने में या हल करने में कोई समस्या नहीं आएगी, उम्मीद करता हूं मैं ऐसी। जैसे पाठ का सारा हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यूज देखेंगे। क्योंकि एमसीक्यूज और पाठ का सार पढ़ते हम लोगों ने एमसीक्यूज कंप्लीट कर दिया है, कोई क्वेश्चन गलत नहीं किया है, तो हमारे लिए जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है बिल्कुल आसान हो जाएंगे। और हम लोगों को करना यही है, मेरा उद्देश्य है कि मैं जब इस सेशन को समाप्त करूं तो आप लोगों को ये पूरा का पूरा चैप्टर आपकी उंगलियों पे होना चाहिए, मतलब दिमाग में याद हो जाना चाहिए। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग प्यारे बच्चों पाठ का सार पढ़ लेते हैं। साना साना हाथ जोड़ी में क्या लिखा हुआ है, पूर्वोत्तर भारत यानी कि भारत देश का पूर्वी हिस्सा में सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक, यानी सिक्किम राज्य की राजधानी है गंगटोक, और उसके आगे हिमालय की यात्रा का वर्णन है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, हमारे भारत देश के पूर्व में स्थित एक राज्य है जिसका नाम है सिक्किम, और उसकी राजधानी का नाम है गंगटोक। और दूसरा, इसकी यात्रा का वर्णन प्लस में इसके साथ में हिमालय की यात्रा का वर्णन भी लेखिका हमें इस चैप्टर में करवाती है। हिमालय के अनंत सौंदर्य, यानी जिसका कोई अंत नहीं हो। अनंत क्या हो, जिसका कोई अंत नहीं, यानी कि कहते हैं ना कि सौंदर्य सौंदर्य, जिधर देखो उधर ही सुंदर सुंदर नजर आ रहा है का ऐसा अद्भुत यानी विस्मयकारी, आश्चर्यचकित करने वाला काव्यात्मक, जिसमें हम लोग जैसे किसी काव्य में अलंकार छंदों आदि का प्रयोग करते तो वो काव्य सुंदर हो जाता है ना, तो इन्होंने काव्यात्मक वर्णन लेखिका ने किया है। मानो हिमालय का पल पल परिवर्तित सौंदर्य हम स्वयं अपनी आंखों से निहार रहे हैं। निहारना यानी देख रहे हैं। कहने का तात्पर्य क्या है, लेखिका ने मधु काकरिया जी ने इस चैप्टर में हमें पूर्वोत्तर भारत के राज्य सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक और साथ में हिमालय की यात्रा का वर्णन किया है। इसमें हिमालय की अनंत सौंदर्य, यानी कहने का तात्पर्य क्या है, पल पल परिवर्तित रूप को, पल पल परिवर्तित रूप में जो सुंदरता है हिमालय की, वह सब हमें यहां दिखाने की कोशिश किया है। यानी कि आप हमें ऐसा लगता है, जो भी पाठक जब इसे चैप्टर को पढ़ता है तो ऐसा लगता है कि लेखिका नहीं बता रही हमें, हम उस दृश्य को, उस सुंदरता को हम अपनी आंखों से निहार रहे हैं, यानी कि देख रहे हैं। महिला यायावरी की विशिष्टता भी इस यात्रा वृतांत में देखी जा सकती है। यायावरी क्या होता है, वह इंसान जो घूमते हुए रहता है। यायावर सुना है कि इंसान व्यक्ति होता है, लेकिन यहाँ यायावरी लेखिका को बताया गया है जो एक स्थान पर न टिके, यानी घूमते ही रहे। लेखिका हिमालय के सौंदर्य पर मुग्ध ही नहीं होती, वहां के निवासियों की मेहनत, अभाव और गरीबी को भी रेखांकित करती है। यानी कि यहाँ ऐसा नहीं है कि लेखिका ने केवल वहां की सुंदरता का वर्णन किया है, नहीं, उसके साथ साथ वो लोग कितनी मेहनत करते हैं, उनमें कितनी बेरोजगारी, कितनी गरीबी है, किन किन चीजों का अभाव है, वो कैसे परेशान होते हैं, कितनी मेहनत करते हैं अपने पेट की आग को शांत करने, पेट की भूख को शांत करने, अपने बच्चों को पालने के लिए। उन्होंने यह सब कुछ हमें इस यात्रा वृत्तांत के अंतर्गत हमें दिखाया है। साथ ही यह बताना भी नहीं भूलती कि हिमालय तक पहुंचने के लिए बनाए जाने वाले रास्तों के निर्माण में लोग अपनी जान गंवा चुके। यानी कि यहां तक भी हमें उन्होंने बताया कि जैसे हम लोग हिमालय जाते हैं ना, तो क्या होते हैं, ऐसे जलेबी जैसे आकार के रास्ते होते हैं ना, तो वो छोटे सकड़े सकड़े वैसे होते हैं। उनको बनाने में लोगों ने अपनी जान तक गंवा दी। क्यों? लोगों ने अपना पेट भरने के लिए, अपने शहर को सुंदर रखने के लिए तो उन्होंने पहाड़ को काट काट करके, पत्थरों के पहाड़ों के जो पत्थर उनको काट काट करके बहुत ही सुंदर रास्ता उन्होंने बनाया है। यात्राओं से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा और संस्कृति का आनंद प्रदान भी होता है। कहने का तात्पर्य क्या है, यात्राओं के साथ उन्होंने मनोरंजन भी, ज्ञानवर्धन यानी ज्ञान की बातें भी, और जो स्थल हम लोग जानते नहीं, जो हमें ज्ञात नहीं थे, उनकी भी जानकारी हमें इन्होंने दी है। और साथ में वहां की भाषा और संस्कृति, उनसे भी हमें क्या कराया, अवगत कराया, उन्होंने हमें बताया है। इतना ही नहीं, घुमक्कड़ी हमें
अपने स्वयं की संकीर्णता से मुक्त करती है। यानी कि उन्होंने जैसे वहां घूमा तो उन्होंने स्वयं यानी स्वयं में जो घमंड होता है, यानी कि हम कहते हैं ना कि मैं इस पहाड़ पे चढ़ सकता हूं और कोई नहीं चढ़ सकता, तो उसके अहम को भी उन्होंने क्या किया है, वहां से मुक्त किया है। धीरे धीरे एक उजास उस सुनने से फूटने लगा, एक प्रार्थना होठों को छूने लगी, साना साना हाथ जोड़ी गर्दू प्रार्थना, यानी ये प्रार्थना का नाम है और इसमें उन्होंने यात्रा वृत्तांत को डाल दिया है उसमें। तो वो क्या, एक उजास, एक उजाला से सुनने से फूटने लगा, एक प्रार्थना होठों को छूने लगी, क्या क्या, साना साना हाथ जोड़ी गर्दहु प्रार्थना। हमरो जीवन तिमरो कोसली, यानी छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूं कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। आज सुबह की प्रार्थना के ये बोल मैंने एक नेपाली युवती से सीखे थे। सुबह हमें युमथांग के लिए निकल पढ़ना था, पर आंख खुलते ही मैंने बालकनी की तरफ भागी। यहाँ के लोगों ने मुझे बताया था कि मौसम साफ हुआ तो कंचनजंगा दिखाई देगी, यानी हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी है कंचनजंगा, वो दिखाई दे। कहने का तात्पर्य क्या है, हमरो जीवन तिमरो कौशल, यानी कि छोटे छोटे हाथों से प्रार्थना करो, मेरा सारा का सारा जीवन अच्छाई में समर्पित हो। और यह सब मैंने जिनके मुंह से सुना है, जिनके होठों से मैंने ये आवाज निकली है, वो मैंने एक नेपाली युवती से सीखा है। अब वो कहते हैं कि सुबह सुबह हमें युमथांग के लिए निकलना था, लेकिन मैं जैसे सुबह उठी जल्दी से मैं बालकनी में गई, क्योंकि वहां के लोगों ने मुझे बताया था यदि मौसम साफ हुआ तो मुझे हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा दिखाई देगी। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा बहरहाल गैंगटोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, कंचनजंगा तो दिखाई नहीं दी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि किसी में बागों के यानी कि फूलों के बाग में आ गई, मुझे फूल फूल बहुत ही सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूल नजर आए। अब गैंगटोक, यानी गैंगटोक क्या है, गंतोक है, जो सिक्किम की राजधानी, यहाँ जो गंतोक बताया गया है उसी का नाम यहाँ पे गैंगटोक बताया गया है। तो उन्होंने कहा गैंगटोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग, यानी कि 149, यानी गंतोक से जहां हमें युमथांग के लिए निकलना था तो वो हमसे कितना दूर था, युमथांग 149 किलोमीटर दूर था। युमथांग यानी घाटियों का शहर, यानी कहने आपसे पूछा जाएगा युमथांग का क्या अर्थ बताया गया है, साना साना हाथ जोड़ी यात्रा वृत्तांत में, तो क्या, घाटियों का शहर। सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियां और फूलों से लदी वादियां मिलेंगी। आपको ड्राइवर कम गाइड जितेन नार्गे मुझे बता रहा था कि एक कतार में लगी सफेद सफेद बोध पताकाएं। कहने का तात्पर्य क्या है, जब लेखिका गई, लेखिका साथ एक मणि नाम की एक महिला भी थी 50 वर्षीय, और दूसरा एक जितेन भी था। वो था तो लेखिका का ड्राइवर था, लेकिन वहां एक अच्छे जो गाइड में गुण होने चाहिए, सारे के सारे गुण उनमें मुझे समाहित से लगे, मुझे उसमें लेखिका मुझे उसमें दिखाई दिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ड्राइवर कम है और गाइड ज्यादा है, यानी गाइड के इसमें गुण बहुत सारे हैं। तो जैसे जैसे मैंने देखा कि एक बहुत सारी सफेद सफेद कलर की सफेद बोध पताकाएं मुझे दिखाई दे रही हैं, तो जितेन नार्गे ने बताया कि ये जो सफेद बोध पताकाएं हैं, ये किसी ध्वज की तरह लहराती शांति और अहिंसा का प्रतीक है। क्या है, शांति और अहिंसा का प्रतीक बताया। और ये पताकाएं जिन मंत्र पर लिखे हुए थे, नार्गे ने बताया कि यहाँ बुद्धि की बड़ी मान्यता थी। कहने का तात्पर्य उन्होंने बताया यहाँ महात्मा बुद्ध की बहुत बड़ी मान्यता थी, और ये सफेद पताकाएं शांति और अहिंसा का प्रतीक है। जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो 108 श्वेत पताकाएं मंत्र सहित लिखी जाती हैं उसकी आत्मा की शांति के लिए, और इन्हें कोई तोड़ता नहीं है, उजाड़ता नहीं है, ये स्वयं ही समाप्त अपने आप हो जाती है। उन जितेन नार्गे ने बताया कि जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं, ये ध्यान रखना, 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं। नहीं, इन्हें उतारा नहीं जाता, ये धीरे धीरे आप ही क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो हमें एक चीज पता चल गई क्या, कि ये जो सफेद बोध पताका है, उन्होंने कहा ये सफेद बोध पताका इसलिए है क्योंकि यहाँ बुद्धिस्ट यानी महात्मा बुद्ध जी की मान्यता थी, जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए, उसकी आत्मा की शांति के लिए 108 मंत्र सहित सफेद पताकाएं लगाई जाती हैं कि उसकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन इन पताकाओं को कोई नष्ट नहीं करता, ये अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। फिर उन्होंने देखा कुछ रंगीन कलर की पताकाएं भी लगी हुई थी, तो उन्होंने कहा जब कोई भी इंसान किसी नए कार्य की शुरुआत करता है, आरंभ करता है, तब ये रंगीन पताकाएं लगाई जाती हैं। कई बार किसी नए कार्य की शुरुआत
में भी ये पताकाएं लगा दी जाती हैं, पर वे रंगीन होती हैं। ध्यान रखना, किसी नए कार्य की शुरुआत करते हैं तो रंगीन पताकाएं, किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए सफेद पताकाएं लगाई जाती हैं। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट, जितेन नार्गे बताने लगा इस जगह का नाम कविलोंग स्टोक है, यानी एक जगह है उसका नाम क्या था, कविलोंग स्टोक है। और उन्होंने बताया कविलोंग स्टोक पर एक फिल्म का नाम है, गाइड फिल्म की यहाँ शूटिंग हुई थी, यानी कि एक स्थान का नाम है कविलोंग स्टोक, जहां पर स्टोक, जहां पर गाइड नामक की एक फिल्म है उसका यहाँ शूटिंग हुआ था। तो आपसे पूछा जा सकता है गाइड फिल्म की शूटिंग किस स्थान पर हुई थी, कविलोंग स्टोक पर। तिब्बत के चीज के, ये ध्यान रखना, तिब्बत के तो चीज के वंशन, ध्यान रखना, और ने लेप्चाओ के सोमेन से कुंजतेक तक के साथ संधि पत्र पर यहीं पर हस्ताक्षर किए थे। देखो इसी स्थान पर कविलोंग स्टोक पर ही तिब्बत के चीज के वंशज ने लेप्चाओ के सोमेन से कुंजेक तक, यानी कि इस इंसान ने, चीज के वंशज ने लेप्चाओ के सोमेन से, ये इंसान का नाम है, सोमेन से लेकर के कुंजतेक तक के साथ, यानी सॉरी, चीज के वंशज ने लेप्चाओ के, यानी लेप्चाओ नामक स्थान होगा, कोई व्यक्ति का नाम होगा, ये भी कह सकते हैं, प्रॉपर नहीं बता रहा, सोमेन से कुंजतेक के साथ, यानी सोमेन से कुंजतेक के साथ संधि। देखो दोबारा देखना एक बार इसे, एक बार वापस से इसे हम अच्छे से समझ लेते हैं एक बार, क्योंकि काफी बार यही बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है, आप लोग ऐसी नहीं हो। देखो उन्होंने कहा तिब्बत का एक स्थान था, चीज के वंशज ने लेप्चाओ के, यानी एक स्थान का नाम है, ये ध्यान रखना, एक स्थान का नाम लेप्चाओ के सोमेन से कुंजतेक के साथ, यानी कि दोनों इंसान ना, कुंजतेक और सोमेन दो इंसान है, ये कहाँ के थे, लेप्चाओ के थे। और कहाँ का, तिब्बत के चीस के वंशज ने लेप्चाओ के सोमेन से कुंजतेक के साथ संधि पत्र पर यहीं पर हस्ताक्षर किए थे। याद रखना, ये बहुत बड़ी बात है, पूछ लिया तो ये नाम याद नहीं रहेंगे, चीज के वंशज, लेप्चाओ के सोमेन से कुंजतेक के साथ में यहाँ कविलोंग स्टोक पर, जहां गाइड नाम की फिल्म की शूटिंग हुई थी, वहीं पर उन्होंने संधि हस्ताक्षर किए थे। लेप्चा और बूटिया सिक्किम की इन दोनों स्थानीय जातियों के बीच चले सुदीर्घ झगड़ों के बाद शांति वार्ता का शुरुआती स्थल है ये कविलोंग स्टोक। तो ध्यान रखना, लेप्चा और बूटिया सिक्किम की इन दोनों स्थानीय जाति, ध्यान रखना पूछेगा लेप्चा और बूटिया क्या है सिक्किम की, तो क्या है, स्थानीय जाति है, के बीच सुदीर्घ झगड़े, लंबे समय से एक झगड़ा चल रहा था, उसका संधि स्थल या हम कह शांति वार्ता स्थल यहीं से ही स्टार्ट हुआ था और इसे ही माना जाता है। उन्हीं रास्तों पर मैंने देखा कि एक कुटिया के भीतर घूमता चक्कर, यह क्या है, जितेन नार्गे ने मुझे बताया कि मैडम इस चक्कर को कहा जाता है धर्म चक्कर। उन्होंने बताया कि इस धर्म चक्र को घुमाने से, इस धर्म चक्कर को घुमाने से जीवन में हमने जितने भी पाप किए हैं सारे के सारे पाप धुल जाते हैं। इन्होंने कहा कि धर्म चक्र का नाम है प्रेयर व्हील, इसको घुमाने से सारे पाप क्या हो जाते हैं, धुल जाते हैं। देखो ऐसा चक्कर हमें कोई मिल जाता है तो हमें सीधी सी पता है कि ठीक है, तो सारे पाप, इंसान जितने इंसान है ना पूरे जीवन पता नहीं कितने पाप करता है, उसको वो पाप याद नहीं रहते, लेकिन उन्होंने जो कितने धर्म किए ना वो तो धर्म से एक एक याद रहता है हमेशा। इस बिखरी असीम सुंदरता का मन पर यह प्रभाव पड़ा कि सभी सैलानी झूम झूम कर गाने लगे, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, ये गाना गाते हैं, ठीक है। और वहां जब जवान नाचते हैं तो वहां फिर मनी उनके साथ जो 50 साल की थी, उन्होंने उनके छक्के छुटा दिए थे, इतना अच्छा डांस किया था। ध्यान रखना, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी पर मैं मौन थी, किसी ऋषि की तरह शांत थी, लेखिका बता रही स्वयं को। गुलाबी पत्थरों के बीच इठला इठला कर बहती चांदी की तरह कौंध मारती तिस्ता नदी, ध्यान रखना, चांदी की तरह कौंध मारती नदी, कौन सी नदी बह रही थी, तिस्ता नदी बह रही थी। और यह तिस्ता नदी सिलीगुड़ से ही हमारे साथ थी, कहां से, सिलीगुड़ से ही हमारे साथ चल रही थी। यह तिस्ता नदी खूब ऊंचाई पर पूरे वेग के साथ ऊपर शिखरों के भी शिखर से गिरता फेन उलगता झरना, बहुत अच्छा दृश्य है। इसका नाम था सेवन सिस्टर वाटरफॉल, जहां से सिलीगुड़ से ही आ रही तिस्ता नदी, और जहां से ये फेन उगलता हुआ एक जो झरना बह रहा था, उस स्थान का नाम है सेवन सिस्टर वाटरफॉल। फ्लैश चमकने लगे, अपने को निरंतर दे देने की अनुभूति कराते पर्वत, झरने, फूलों, घाटियों और वादियों के दुर्लभ नजारे, वहीं कहीं लिखा था थिंक ग्रीन। ध्यान रखना, जहां पे पर्वत, झरने, फूले, घाट लिखे तो वहीं पे लिखा था थिंक ग्रीन।
मध्यम मध्यम यानी धीरे धीरे हवा में हिलोरे लेते प्रियुता और रूडोडेंड्रो के फूल, यानी कि धीरे धीरे मंदिम मंदिम हवा में हिलोरे हिल रहे थे प्रियुता और रूडोडेंड्रो के फूल। सुबह सीखी प्रार्थना फिर होठों को छूने लगी, साना साना हाथ जोड़ी कि तभी वह अतीन्द्रिय संसार खंड खंड हो गया, वह महाभाव सूखी टहनी सा टूट गया। ध्यान रखना, प्रियुता और रूडोडेंड्रो के फूल याद रखना है तुम्हें। मैंने देखा इस अद्वितीय, अद्वितीय क्या होता है, इसके जैसा सुंदर, इसके जैसा कोई दूसरा नहीं, अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थी। और मैंने देखा आश्चर्यचकित करने वाला सौंदर्य के मध्य कि कुछ पहाड़ी औरतें वो पत्थरों पर बैठी हुई अपने हाथों में हथौड़े कुदाले लेकर के पत्थरों पर बैठकर पत्थरे फोड़ रही थी। गूंथे आटे से कोमल काया पर, हाथों में, यानी कि जो कोमल कोमल आटे गूंथने, आटा गूंदना होता है ना, आटे जब चून की आटा होता है उसका रोटी बनाते हैं तो पानी डालकर उसको गूंथते हैं ना, आटा लगाते हैं, तो कह रहे सुंदर सुंदर हाथ हैं जो जिसकी कोमल जो कि आटा गूंथने काम आती है, उनके हाथों में कुदाल और हथौड़े। कईयों के पीठ पर तो बच्चे भी, यानी बंदी डोको, डोको या तो बड़ी टोकरी को डोको कहा जाता है, उनके बच्चे भी बंधे हुए थे। पहले डायनामाइट से उन चट्टानों को उड़ा दिया जाता था, फिर वो महिलाएं या जवान जो भी युवा लोग थे वो पत्थरों पर बैठ करके हाथ थोड़े कुदाल से वो पत्थरे फोड़ते रहते थे। और तभी मुझे ध्यान आया, इन्हीं रास्तों पर एक जगह सिक्किम सरकार का बोर्ड लगा था जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, एवर वंडर्ड हु डिफाइंड डेथ टू बिल्ड दीज रोड्स, यानी आप ताज्जुब करेंगे पर इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को जुठलाया है। यानी कि यहाँ आप लोगों के लिए, जब आप लोग घूमने आते हो, आपको ये सुंदरता दिखाई दे, आप इस रास्ते से आसानी से पार कर सके, घूम सके अच्छे से, आप खुद आप जैसे सैलानियों के लिए ये लोग इन रास्ते को बनाते बनाते बहुत सारे लोगों ने तो अपनी जान भी गंवा दी है। और तभी मेरी सहयात्री मणि और जितेन ने मुझे खोजते खोजते वहां आ गए थे। हमने देखा कुछ पहाड़ी औरतें गायों को चराकर वापस लौट रही थी। फिर उन्होंने देखा कि कुछ औरतें हैं जो गायों को चराकर वापस लौट रही थी, उनके साथ उनके बच्चे भी थे जिनके ऊपर वो लकड़ियां होती है ना, ईंधन जिसे हम लोग बोलते हैं गाँव में, रोटियां सेकने के लिए काम आते हैं। नीचे चाय के हरे भरे बागानों में कई युवतियां बोकू पहने, बोकू मतलब सिक्किम परिधान, सिक्किम कपड़े, जैसे हम लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं ना, आप लोग ऐसे पहनते हैं, ऐसे सिक्किम परिधान को बोकू कहा जाता है, चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। एक युवती ने चटक लाल रंग का बोकू पहना हुआ था, एक युवती ने तो चटक लाल रंग का क्या पहना हुआ था, बोकू पहना हुआ था। युमथांग पहुंचने के लिए हमें रात भर लायुंग में पड़ाव लेना था, यानी कि युमथांग गंतोक से 149, गंतोक से कितना 149 किलोमीटर था युमथांग, तो ये पहुंचे नहीं थे। और जब हमें युमथांग पहुंचना ही था तो हमें लायुंग में क्या लेना था, पड़ाव लेना था। लायुंग में मतलब ठहरना था रात को। हिमालय अब मेरे लिए कविता ही नहीं दर्शन बन गया था। क्यों? क्योंकि वहां इतनी मेहनती औरतें, इतने मेहनती बच्चे, इतने मेहनती युवाओं को देखने के बाद एक दर्शन बन गया था, यानी कि भगवान का मैंने दर्शन कर लिया है। मैं अब यहीं रहना चाहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इन लोगों के मध्य। हिमालय ने काला कंबल ओढ़े लिया था, यानी कि यहाँ पे मानविकरण अलंकार है। मेरी 50 वर्षीय सहेली मनी ने कुमारियों को मात देती, वही बात है, लायुंग में ठहरना था, लायुंग में उन्होंने रात भर डांस किया, तो 50 वर्षीय महिला ने युवाओं से अच्छा डांस किया, इसका मतलब ये है। यहाँ पे वो जानदार नृत्य प्रस्तुत किया कि हम सब अवाक उसे ही देखते रहे, अवाक यानी बिना पलक झपकाए, बिना कुछ बोले। अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू है, धान की खेती है और दारू का व्यापार। ध्यान रखना, यहाँ के लोगों का अधिकतर व्यापार यानी अपने आजीविका चलाने का, पेट भरने का साधन क्या है, पहाड़ी आलू है, धान की खेती है और दारू का व्यापार है। मैंने उम्मीद की थी कि यहाँ मुझे बर्फ मिलेगी, पर अप्रैल के शुरुआती महीने में यहाँ बर्फ का एक कतरा भी नहीं था। किस माह में घूमने गए थे? अप्रैल माह में गए थे। मैंने सोचा यहाँ कुछ बर्फ मिलेगी, लेकिन बर्फ का एक कतरा भी यहाँ नहीं था। नार्गे उत्साहित होकर कहने लगा, कटाव हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। नार्गे ने कहा कि कटाव जो है वो हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है, लेकिन मणि है उसका कटाक्ष करती है। देखो क्या कहती है, लेकिन मेरी सहेली मणि स्विट्जरलैंड घूम आई थी, उसने तुरंत प्रतिवाद किया, नहीं, स्विट्जरलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है और नहीं इतना सुंदर है। उन्होंने कहा कटाव को हम हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि स्विट्जरलैंड तो कटाव से ज्यादा सुंदर भी नहीं और इतनी ऊंचाई पर भी नहीं बसा हुआ है, क्योंकि वो स्विट्जरलैंड घूम आई थी। एकाएक जितेन ने पूछा कैसा लग रहा है? मैंने जवाब दिया, राम रोच्छो। लेखिका ने कहा
वह उछल पड़ा, क्योंकि वो उसी की लैंग्वेज, वहां की लैंग्वेज जो उन्होंने बोला कि उनसे कहाँ से सीख लिया राम लोचन ने, बहुत अच्छे से हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। अरे यह नेपाली बोली कहाँ से सीखी, ध्यान रखना, राम रोचो कैसी बोली है, नेपाली। अपनी भाषा के गारों से उसकी आंखें चमक उठी, चेहरा इतराने लगा। तिमरो माया संदेह मलाई सताऊं चो, मतलब क्या है, तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। ये लो भी प्यार की बातें आ गई। इन तिमरो माया सदैव मलाई सताऊं चो, यानी तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है, और प्यार हमेशा रुलाता है जब बिछुड़ जाते हैं तो। चहु और बिखरी यह बर्फीली सुंदरता जितेन के मन पर भी थाप लगाने लगी थी, यानी थाप छोड़ने लगी थी। मैंने चाहा कि किराए पर ले लूं, पर कटाओ युमथांग और झांगू लेक की तरह टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। इस कारण यहाँ झांगू की तरह दुनिया भर की तो क्या एक दुकान भी नहीं थी। खैर, यानी क्योंकि वहां पे एक भी दुकान नहीं थी कटाओ। सर्वे बहुंतु सुखीने का महामंत्र पाया होगा, वहां पर लिखा हुआ सब अंतिम संपूर्णता का प्रतीक वह सौंदर्य ऐसा कि बड़ा सा बड़ा अपराधी भी इसे देख ले तो क्षणों के लिए ही सही कोरोना का अवतार बुद्ध बन जाए। यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है कि बड़े से बड़े अपराधी भी इसे इस स्थान को देख लेना तो बड़ा सा बड़ा जो डाकू है, अपराधी है, कुछ भी हो वो, वह भी यहाँ क्या बन जाए, कोरोना का अवतार, दुख का अवतार, यानी कि अपने भाव, सभी भावों को मिटा करके यहीं पर वो भगवान की प्रार्थना भक्ति में जुड़ जाए। कहने का तात्पर्य ये है। मैंने मनी से पूछा क्या उसने पढ़ी है मिल्टन की वह कविता, मिल्टन की कविता है वो। एक फौजी से मैंने कहा इतनी कड़कड़ाती ठंड में उस समय तापमान -15 डिग्री सेल्सियस था, आप लोगों को बहुत तकलीफ होती होगी। वह हंस दिया और एक उदास हंसी में, आप चैन की नींद सो सके इसलिए हम यहाँ पर पहरा दे रहे हैं, फेरी बेटुला फिर मिलेंगे कहते हुए जितेन ने जीप चालू कर दी। यानी कि एक लेखिका ने पूछा मधु कांकर यानी एक फौजी से जहां पर -15 डिग्री सेल्सियस था कि आप लोग यहाँ रात को पहरा देते हैं, आपको क्या ठंड नहीं लगती है, इस कड़ाकती ठंड में आपको दुख नहीं होता है। तो वो कहता है कि आप लोग चैन से सो सके, मेरा भारत देश चैन से रह सके, भारत देश में रहने वाले लोग चैन से रह सके, इसलिए हम लोग यहाँ पहरा दे रहे हैं। एक उदास सा सीन उन्होंने कहा, और एक फौजी का जो कर्तव्य होता है कितने अच्छे से निभा रहे हैं, तो सलूट बनता है यार। थोड़ी देर बाद ही फिर दिखी एक फौजी छावनी जिस पर लिखा था वी गिव अवर टुडे फॉर योर टुमारो। ठीक है, गैंगटोक से मैडम गंगटोक करिए। उन्होंने कहा कि जितेन आर्य ने बताया गैंगटोक, गैंगटोक नहीं मैडम, वो क्या है, गंगटोक है जो सिक्किम की राजधानी है। इसका असली नाम क्या है, गंगटोक है। गंगटोक का मतलब पहाड़ है। देखो, युमथांग का मतलब घाटियां, गंगटोक का मतलब पहाड़। याद रखना, गलतियां मत करना। युमथांग मतलब घाटियां और गंगटोक मतलब पहाड़। मैं कुछ पूछती कि वह फिर चालू हो गया, मैडम युमथांग भी पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था, यानी युमथांग भी पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया पाठ का सार। अब मैंने कहा था पाठ के सार के बाद हम लोग एमसीक्यूज देखेंगे, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो एमसीक्यूज स्टार्ट हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, युमथांग जाते हुए लेखिका को एक कुटिया के भीतर क्या दिखाई दिया, बताए जल्दी से। जब युमथांग जा रहे थे तो लेखिका को एक कुटिया के भीतर क्या दिखाई देता है, जल्दी से मुझे आंसर सोचो जल्दी से, फिर मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या है। चलो, तो क्या दिखाई दिया, धर्म चक्र। इसका नाम क्या बताया, प्रेयर व्हील बताया गया था जितेन आर्गे द्वारा, और बताया कि इस चक्कर को घुमाने से जितने भी पाप हमने किए हैं वो सारे पाप क्या हो जाते हैं, पाप धुल जाते हैं। ये भी ध्यान रखना है, पाप धुल जाते हैं। नेक्स्ट, लेखिका की सहेली ने कुमारियों को भी मात देते हुए जो जानदार नृत्य प्रस्तुत किया, हम सब अवाक ही देखते रह गए। उस सहेली का नाम के साथ उसकी उम्र का भी उल्लेख करें, यानी कि जहां वो लायोंग में ठहर रहे थे, तो लायोंग में ठहरा तो वहां पर उन्होंने नृत्य किया, तो वहां पर बहुत युवाओं ने, युवतियों ने बहुत अच्छा डांस किया, लेकिन उनको भी मात दिया उन्होंने। मात यानी कि जो सहेली गई थी लेखिका के साथ उनकी, उस सहेली ने बहुत अच्छा नृत्य किया,
और उनको भी मात देती। तो उस सहेली का नाम और उम्र बताना है आप लोगों को। तो क्या नाम था? मणि। और कितने वर्ष की थी वो? 50 साल की। 50 वर्षीय सहेली मणि। खेदून के बारे में जितेन नार्गे ने लेखिका को क्या बताया? खेदून के बारे में जितेन नार्गे ने लेखिका को क्या बताया? यहाँ देवी देवताओं का निवास है, जो यहाँ जो गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा। उपयुक्त दोनों, यहाँ हिंदू देवी देवताओं के बड़े बड़े महल हैं। तो बताओ क्या होगा राइट आंसर? तो खेदुम के बारे में बताया कि उन्होंने यहाँ देवी देवताओं का निवास भी है और यहाँ पर जो गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इज राइट आंसर, उपयुक्त दोनों। यानी कि उन्होंने कहा कि खेदुम के बारे में नार्गे ने लेखिका क्या बताया कि यहाँ देवी देवताओं का निवास भी, यहाँ जो गंदगी फैलाएगा वह इंसान मर जाएगा। जितेन नार्गे के अनुसार गैंगटोक का वास्तविक नाम क्या है? यानी जो गैंगटोक बार बार आ रहा था, जिसे हम लोग सिक्किम की राजधानी, भारत के पूर्वोत्तर राज्य है सिक्किम की राजधानी, सिक्किम राज्य की राजधानी, ठीक है। तो उसका नाम, मूल नाम क्या था, असली नाम क्या था, वास्तविक नाम क्या था प्यारे बच्चों? गंगटोक था। ध्यान रखना है। समझ में तो आ रहा है ना आप लोगों को? बस ऐसे ही पढ़ते रहना है और इनके जैसे मैं अब पढ़ा दूं ना, उसके बाद एक बार और प्रैक्टिस कर लेना आप लोग, बस काफी है। यहाँ से कोई क्वेश्चन बाहर भी नहीं जाएगा, आप आराम से। लेकिन पाठ का सारा ना, एक एक शब्द को, बहुत कितना बड़ा चैप्टर था, यात्रा वृत्तांत था ना, उसको मैं बिल्कुल छोटा सा कर दिया। और यहाँ ये पढ़ लिया ना आप लोगों ने, तो आप आसानी से सभी क्वेश्चन का आंसर दे भी सकते हैं। दे नहीं सकते? दे देंगे हमेशा। पाठ में आए निम्नलिखित कथनों का अर्थ बताए। तिम्रो माया सदे मलाई संदे मलाई सताऊं छु। बताओ इसका अर्थ क्या है? अर्थ बताना है। तिम्रो माया संदे मलाई सताऊं छु, याद आया? तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। याद आया? नहीं आया होगा। तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। पहाड़ी कुत्तों के बारे में मणि ने लेखिका को क्या बताया? पहाड़ी कुत्तों के बारे में मणि लेखिका ने क्या बताया? अभी पहाड़ी कुत्तों के बारे में मणि ने लेखिका को क्या बताया गया था? बता सकते हैं आप लोग मुझे, क्या बताया गया था? वे केवल चांदनी रात में भौंकते हैं, वे केवल अमावस्या की रात भौंकते हैं, पहाड़ी कुत्ते सोते नहीं हैं, पहाड़ी कुत्ते सामान्य कुत्तों की अपेक्षा बड़े होते हैं। तो बताइए क्या बताया था? बताइए जल्दी से मुझे। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? क्या हो जाएगा? वे केवल चांदनी रात में भौंकते हैं, यानी ए ऑप्शन इज राइट आंसर। ध्यान रखना, पहाड़ी कुत्तों के बारे में क्या बताया था? वो केवल चांदनी रात में भौंकते हैं। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, गैंगटोक से कितनी दूरी पर युमथांग था? देखो युमथांग का अर्थ आपसे पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना, घाटियां पूछा जा सकता है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है प्यारे प्यारे बच्चों ये। दूसरा, गैंगटोक का वास्तविक नाम क्या था? गंगटोक। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तीसरी बात, गंगटोक का यदि अर्थ पूछ लिया जाए तो क्या होता है? पहाड़। देखो दो कितने कितने अच्छे क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि या युमथांग का शाब्दिक अर्थ या युमथांग का अर्थ गाठियां। इसी प्रकार आप लोग बताइए गंगटोक का शाब्दिक अर्थ क्या है? यह आपसे डायरेक्ट पूछेगा। पूर्वोत्तर भारत राज्य, देश की पूर्वोत्तर भारत के राज्य सिक्किम की राजधानी गंगटोक का अर्थ बताइए। तो क्या होता है प्यारे बच्चों अर्थ उनका? तो आपको बताना है। तो कितने किलोमीटर दूरी बता? 149 किलोमीटर की दूरी पर था। लेखिका ने कुटिया में धर्म चक्र दिखाई दिया। नार्गे ने उत्साहित होकर क्या बताया? उसका क्या नाम बताया, यानी कि उसके बारे में क्या बताया? धर्म चक्र के बारे में। तो उन्होंने बताया कि इस चक्कर को घुमाने से अपने इस जीवन में जितने भी पाप किए ना, सारे के सारे पाप क्या हो जाते हैं? धुल जाते हैं। व्हील इस पे उसका क्या नाम बताया? क्या नाम बताया? प्रेयर व्हील। ये मैं बता चुका हूं, ये मैं अभी अभी जैसे एक क्वेश्चन का आंसर बताया था तब उसका नाम बता चुका हूं। और यही बताया था इस प्रेयर व्हील को घुमाने से जीवन में जितने भी पाप किए ना, सारे के सारे पाप धुल जाते हैं। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? कटाओ को। कटाओ, सॉरी बिंदु नहीं आएगी, कटाओ नहीं होता, कटाओ होता है, ठीक है। अब लेकिन जैसे उन्होंने कहा कटाओ को, नार्गी ने बताया कि कटाओ को भारत का, हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। लेकिन मणि ने, है ना, मणि जो उसकी सहेली थी, उन्होंने सीधा कटाक्ष किया। वो स्विट्जरलैंड घुमाई थी। उन्होंने कहा कि कटाओ स्विट्जरलैंड इतनी ऊंचाई पर भी नहीं है, इतनी ऊंचाई पर बसा हुआ नहीं है, और इतना सुंदर भी नहीं है जितना सुंदर हमारा कटाओ था। ये भी आपको ध्यान में। तो भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा गया है?
तो किसे कहा गया? कटाओ को। ये आपको ध्यान में रखना है। पर मनी ने यह कटाक्ष भी किया था कि नहीं, ये गलत है, स्विट्जरलैंड कटाओ जितनी ऊंचाई पर भी नहीं बसा और इतना सुंदर भी नहीं है, क्योंकि मैं स्विट्जरलैंड घूम आई थी। मनी ने कटाओ को स्विट्जरलैंड बताने पर क्या प्रतिक्रिया की? कटाओ जितनी ऊंचाई पर नहीं है, स्विट्जरलैंड कटाओ जितना सुंदर नहीं है, उपयुक्त दोनों स्विट्जरलैंड कटाओ से ज्यादा सुंदर है। तो ध्यान रखना, मैं अभी अभी बताया था, अभी बताया था इसका आंसर। बोलो, ऐसे याद करना है आप लोगों को। नेक्स्ट, लेखिका के अनुसार कटाव में क्या विशेष बात थी? यानी लेखिका के अनुसार कटाव में क्या विशेष बात थी भी? क्योंकि वहां पर कोई भी दुकान नहीं थी, क्योंकि टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। देखो, और दूसरा भी आंसर हो सकता है। यहाँ वहां बर्फ ज्यादा गिरती थी, कटाव में एक भी दुकान नहीं थी, कटाव की सुंदरता अद्भुत थी, कटाव में कोई नहीं रहता, तो कटाव में एक भी दुकान नहीं थी। क्यों? क्योंकि वहां बहुत कुछ खरीदना चाहते थे वो, लेकिन वहां पे कोई भी दुकान नहीं थी। वहां तो बस वो था ना, एक प्रार्थना, प्रार्थना नहीं, वहां पे कुछ लिखा हुआ था, मुझे कुछ वो शब्द याद नहीं आ रहे हैं। आप याद करके मुझे बताना कमेंट बॉक्स में क्या शब्द थे वो। ऐसे थे ना, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितु, या कुछ ऐसा कुछ मंत्र लिखा हुआ, तो वो मंत्र आपको बताना मुझे कमेंट बॉक्स में याद रखना, कमेंट बॉक्स में आंसर देना। हमरो जीवन तिमरो कौशलियन, छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। उपरोक्त प्रार्थना लेखिका ने किससे सीखी? याद है, एक नेपाली युवती से सीखी थी। नेक्स्ट, लेखिका ने बताया कि हम सी लेवल 2 से 14,000 फीट की ऊंचाई पर थी। यानी कि हम सी लेवल 2 से 14,000 फीट की ऊंचाई पर थे। कटाओ यानी भारत का स्विट्जरलैंड, कटाओ लायोंग से कितनी फीट की ऊंचाई पर था और जो लगभग कितने घंटों का सफर था? कटाओ यानी कि लायोंग से, जहां उन्होंने डांस किया था, जहां वो कटाओ सॉरी युमथांग पहुंचने के लिए लायोंग रुके थे वो, तो कितनी फुट की ऊंचाई पर था कटाओ से, और फिर वो कितने घंटों का रास्ता था? ये आपको ध्यान रखना है। कहां से? लेवल 2 से वो 14,000 फीट की ऊंचाई पर पहले से थे। तो क्या होगा? कटाओ लायोंग से 500 फीट की ऊंचाई पर था, लगभग करीब 2 घंटों का सफर था। ध्यान रखना, कटाओ लायोंग से 500 फीट की ऊंचाई पर था और लगभग करीब 2 घंटों का वह रास्ता था। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कौन सी थी? याद है, कंचनजंगा। क्योंकि उन्हें सुबह सुबह कहां के लिए निकलना था? युमथांग के लिए निकलना था, लेकिन वहां के निवासियों ने बताया कि सुबह सुबह यदि मौसम साफ हुआ तो बालकनी से हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी दिखाई देगी, कंचनजंगा। लेकिन कंचनजंगा दिखाई नहीं दिया, लेकिन उन्हें ऐसा लगा कि मैं रंग बिरंगे फूलों के किसी बाग में आ गई हूं। दुख नहीं हुआ, मतलब उनको कंचनजंगा दिखाई नहीं दिया, तो फिर भी वहां पे बहुत अच्छा दृश्य दिखाई दिया। जितेन आर्य कौन था? लेखिका गाइड, लेखिका गाइड व ड्राइवर, लेखिका का बड़ा भाई, लेखिका का छोटा भाई। तो ध्यान रखना, पहले तो क्या था? ड्राइवर था, लेकिन उसके बाद में जब वो घूमने गए थे, जब वो वहां की बातें बता रहे थे, क्योंकि वो जितेन नार्गे वहीं का था, तो वो ड्राइवर कम और गाइड ज्यादा नजर आ रहा था। पाठ में आए डोको शब्द का अर्थ बताएं। डोको याद है? लेखिका ने वहां देखा कि कुछ पहाड़ी स्त्रियां पत्थर पर बैठकर, जिन जो हाथ कोमल कोमल हाथ जो आटा गूंदने के काम आते हैं, वो पत्थर फोड़े कुदाला थोड़े से, डोको पीछे बंधी हुई, डोको में बच्चे भी थे, नहीं बड़ी टोकरी। ठीक है। युमथांग जाते हुए लेखिका ने नार्गे से क्या पूछा? युमथांग जाते हुए नार्गे ने लेखिका से क्या पूछा? क्या वहां झरने दिखेंगे? क्या वहां बर्फ मिलेगी? क्या वहां फूल दिखेंगे? क्या वहां पर्वत दिखेंगे? तो उन्होंने एक ही बात कही थी, अप्रैल माह में गई थी, क्या वहां हमें बर्फ दिखाई देगी? तो बर्फ का तो कतरा भी दिखाई नहीं दिया था। युमथांग जाते हुए लेखिका ने कौन सी नदी देखी? तो आपको पता ही है, तीस्ता नदी, जो कहां से साथ थी? सिलीगुड़ी से, और जो झरने बह रहे थे कितने अच्छे दिखाई दे रहे थे। क्या नाम था? चांदी की तरह कौंद मारती हुई बहती हुई जा रही थी। पहाड़ी सौंदर्य को निहारते निहारते लेखिका ने अचानक क्या देखा? पहाड़ी सौंदर्य को निहारते लेखिका ने अचानक क्या देखा? झरने के पास बैठे कुछ पहाड़ी कुत्ते, झरने के पास बैठी कुछ पहाड़ी युवतियां, चाय की पत्तियां तोड़ती कुछ युवतियां, पत्थरों को तोड़ती कुछ पहाड़ी युवतियां। तो पहाड़ी सौंदर्य निहारी थी, तो उन्होंने क्या देखा? अचानक पत्थरों पर तोड़ती हुई कुछ पहाड़ी युवतियों को उन्होंने वहां देखा। नार्गी ने लेखिका को किस स्थान के बारे में कहा कि मैडम, यह भी पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था? तो किसके बारे में कहा था उन्होंने? गंतोक के बारे में या युमथांग के बारे में।
तो युमथांग के बारे में उन्होंने कहा था कि यह भी स्थान है जो पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। ये तो अंतिम में एक लाइन भी आई थी, ध्यान रखना इसको। तो युमथांग के बारे में कहा था यह पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। लेखिका ने एक फौजी से कहा कि इतनी कड़कड़ाती ठंड में उस समय तापमान -15 डिग्री सेल्सियस, आप लोगों को बहुत तकलीफ होती होगी। तब फौजी ने हंसते हुए एक उदास हंसी में क्या कहा कि आप चैन की नींद सो सकें इसलिए हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। फौजी ने एक उदास हंसी और कहा कि आप चैन की नींद सो सकें इसलिए तो हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। बनता है यार एक सलूट। अब है हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह संबोधित कर रहा था? झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक किस तरह संबोधित कर रहा था? किस तरह संबोधित कर रहा था? अभी रात के अंधकार में झिलमिलाते सितारों की रोशनी से नहाया गंतोक लेखिका को जादुई एहसास करवा रहा था। वह उसे अपलक देख रही थी। उसे यह जादू ऐसा सम्मोहित कर रहा था कि मानो उसका अस्तित्व स्थगित सा हो गया हो। सब कुछ अर्थहीन सा लग रहा था। लेखिका की चेतना शून्यता को प्राप्त कर रही थी, अर्थात उसका शरीर शिथिलता को प्राप्त कर चुका था। वह सुख की अतीन्द्रियता में डूबी हुई उन झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहा रही थी जो उसे आत्मिक सुख प्रदान कर रही थी। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, उन्हें ऐसा सुख प्राप्त हो रहा था कि बस वो ऐसा चाह रही थी कि बस मैं यही इसे ही देखते रहूं, बस यहीं पे रहूं, यहीं सो जाऊं, बस बहुत अच्छा लग रहा था। कहने का तात्पर्य ये है। सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव करवाने में किन किन लोगों का योगदान होता है? सैलानियों अलौकिक यानी कि ऐसा दृश्य जो बहुत अच्छा हो, तो वो किस कारण से लोगों को योगदान दे रही थी? तो बहुत सारे वहां के मंत्री भी, वहां के लोग, सबसे बड़ा तो वहां के लोग ही हैं। सबसे बड़ा हाथ एक कुशल गाइड का होता है क्योंकि उसे उस क्षेत्र की सभी जानकारी होती है। पर्यटक विभाग मंत्री का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। वहां के स्थानीय निवासियों व जनजीवन का महत्वपूर्ण स्थान होता है। अपने मित्रों व सहयोगियों को जो यात्रा में साथ रहते हैं, जो मस्ती भरा माहौल बनाए रखते हैं, इस प्रकार इन लोगों का महत्वपूर्ण योगदान। कहने का तात्पर्य क्या है? सबसे बड़ा योगदान है वहां के निवासियों का। गंतोक को मेहनत का, ये क्वेश्चन ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान रखना। क्योंकि गंतोक को मेहनत कश भाषाओं का शहर इसलिए कहा क्योंकि यहाँ बच्चे ही नहीं, सॉरी युवा ही नहीं, महिलाएं बच्चे भी उन रास्तों को बनाने में, उनको सौंदर्य, उस शहर को सौंदर्य रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान रख रहे हैं। गंतोक को मेहनत कश भाषाओं का शहर इसलिए कहा गया क्योंकि गंतोक एक ऐसा पर्वतीय स्थल है जिसे वहां के मेहनत कश लोगों ने अपनी मेहनत से सुरम्य, बहुत सुंदर बना दिया है। वहां सुबह दोपहर शाम को सब कुछ सुंदर ही प्रतीत होता है, ऐसा नहीं सुबह सुबह दिखाई दे। यह सब यहाँ के निवासियों भरपूर परिश्रम का परिणाम है जिन्होंने अपने पुराने स्वरूप को कायम रखा है। यहाँ के पुरुषों के साथ साथ महिलाओं के हाथों में भी कुदाल व हथौड़े होते हैं जो उनके साथ साथ मेहनत करती हैं। उनके पुत्र भी उनकी पीठ पर टोकरी में बंधे रहते हैं। इसी कारण गंतोक को मेहनत कर बादशाहों का शहर कहा गया है। ठीक है। कभी श्वेत तो कभी रंगीन पतंगा फहराने का अलग अलग, ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना। देखो मैं जो 2-4 क्वेश्चन बताऊंगा, ध्यान, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, तो उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो उन्होंने क्या कहा कि जो सफेद पोत पताकाएं लगाई जाती हैं क्योंकि यहाँ बुद्ध की मान्यता थी, तो यहाँ किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ ये पताकाएं फहराई जाती हैं। 108 और मंत्र जहित होती है, इनको कोई उठाया नहीं जाता, शांति अहिंसा की प्रतीक मानी गई है। और रंगीन पताकाएं किसी नए कार्य की शुरुआत करते हैं तब ये लगाई जाती है। ठीक है। तो श्वेत पताकाएं शांति और अहिंसा का प्रतीक है। जो किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए 108 सफेद पताकाएं फहराई जाती है जिन पर एक मंत्र भी लिखा हुआ होता है। कई बार किसी नए कार्य के अवसर पर रंगीन पताकाएं फहराई जाती है। इस प्रकार सफेद पताकाएं शो को व रंगीन पताकाएं किसी नए कार्य का शुभारंभ का संकेत करती है। हम लोग समझ जाएंगे कि देखते ही हाँ किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हुई है और रंगीन किसी नए कार्य की शुरुआत हुई है। जितेन नार्गे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहां की भौगोलिक स्थिति, जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारियां दी? सिक्किम की प्रकृति के बारे में लेखक ने क्या क्या जानकारी दी? सिक्किम एक पहाड़ी इलाका होने के कारण रास्ते सकरे हैं और वीरान भी हैं तथा जलेबी की तरह घुमावदार भी हैं। इन रास्तों के साथ साथ कुछ कुछ दूरी पर झरने बह रहे हैं। नार्गे ने यहाँ की खूबसूरती की तुलना स्विट्जरलैंड से की है। किसी बुद्धि अनुयायियों की मौत पर शांति और अहिंसा के मंत्र के साथ लिखी हुई 108 श्वेत पताकाएं लगाई गई। इन कहने का तात्पर्य क्या है?
इस पाठ में आपने जो जो भी पढ़ा है, जो भी बात आपको याद आए, यानी कवि लोंगस्टोन के बारे में याद रखना, ठीक है, ये इस चीजें आप लोग याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। और वो भी याद रखना है, लेपचाओ याद है ना, कुंज तंक, ऐसे कुछ नाम आए थे ना। मुझे ध्यान नहीं रहा, तो आप लोगों को थोड़ा प्रैक्टिस करना है भाई, या भूल मत जाना, वो भी लिखना है यहाँ पे। कवि लोंगस्टोन के थोड़ा ऊपर हिमालय रास्ते में स्थित सेवन सिस्टर वाटरफॉल और के बारे में बताया। जतिन नार्गिन उत्साहित होकर कहा कि कटाव के बारे में कहा कि कटाव हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। गंतोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर क्या है, युमथांग है। ठीक है, नार्गिन ने बताया कि यहाँ की औरतें पुरुषों की तरह कार्य करती हैं, चाय के बागानों से लेकर सड़क पर पत्थर तोड़ने तक का कार्य वो करती हैं। 68 वर्ष की उम्र के बच्चे 3-3.5 किलोमीटर पहाड़ी रास्ता चढ़कर रोज जाने से, 3-3.5 किलोमीटर पहाड़ी बच्चे, छोटे छोटे 7-8 साल के बच्चे, यार पहाड़ी 3-4 किलोमीटर पढ़ा फिर क्या पढ़ेंगे वो, लेकिन फिर वो रोजाना जाते हैं। और साथ ही ये बच्चे अपनी माताओं के साथ मवेशियां चराते हैं, भेड़ बकरियां चराते हैं, उनके कार्यों में फिर आंख बताते हैं, ठीक है, बताते हैं आदि, ऐसी बहुत ही सारी बातें जितेन नार्गिन लिखे हुए बताया। देखो, बच्चे 3 से 3.5 किलोमीटर रोज जाने स्कूल पढ़ने जाते हैं, फिर आने के बाद वो अपनी माताओं के कार्यों से, अपने माताओं के जो भी कार्य होते हैं उनमें हाथ बटाते। और एक बात और देखो, वो फिर आने के बाद भी ये सब कार्य करते, फिर आते ना अपने सर पर लकड़ियां भी रख कर लाते। देखो कितनी मेहनत वाले बच्चे हैं ना। कम से कम इन्हीं को थोड़ा सा बच्चों को याद करके पढ़ा करो भाई, पढ़ा करो। पर देखो आज की पीढ़ी के द्वारा प्रकृति के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है, इसे रोकने में आपकी क्या भूमिका है, 2013-12 में पूछा गया था। अथवा में ऐसे साना साना हाथ जोड़ी यात्रा वृतांत के आधार पुष्टि कीजिए कि आज प्राकृतिक संपदा को बचाने की बड़ी आवश्यकता है, ये 2019 में पूछा गया था। देख लो, आज की पीढ़ी अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति को नुकसान पहुंचा रही है, क्योंकि वह स्वार्थपरक हो गई है। मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए वृक्षों की अंधाधुंध कटाई कर रहा है, जिससे वनों की समाप्ति के साथ साथ जीव जंतु भी समाप्त हो रहे हैं। अनेक पशु पक्षियों की प्रजातियां भी विलुप्त हो चुकी है। मनुष्य द्वारा नदियों के जल को दूषित करने एवं पानी का गलत प्रयोग करने से पानी की कमी तथा जल जीवों की संख्या में कमी हो गई है, और पेयजल पानी पर भी संकट आ रहा है। सरकार सैलानियों के लिए पहाड़ों को पर्यटन स्थल बनाने के कारण वहां पर प्रदूषण फैल रहा है, जिससे प्राकृतिक प्रक्रियाएं जैसे बर्फ का गिरना, वर्षा का आना कम होता हुआ जा रहा है। कहने का तात्पर्य क्या है कि कोई भी कार्य करें ना, लेकिन हमें थोड़ा इतना ध्यान रखना चाहिए कि कुछ नुकसान भी हो रहा है ना, तो उसका ज्यादा फायदा लोगों को मिलना चाहिए। यानी कहते हैं ना कि एक इंसान की मृत्यु होती है और उससे 10 या 5 जीवों को या इंसानों को जीवन मिल रहा है, तो फिर तो वो बात ही अलग हो जाती है एक तरह से। जगह जगह पहाड़ों के जल को झरनों के रूप में परिवर्तित करके पर्यटन स्थल बना दिए गए हैं। इन सभी कारणों से प्रदूषण वृद्धि हो गई है। इसे रोकने के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय करना चाहिए, जैसे प्रत्येक व्यक्ति पेड़ लगाएं और उसकी देखभाल करें। प्रकृति की रक्षा हेतु आवश्यक है कि हम नदियों में कूड़ा करकट न डालें, अधिक पर्यटक स्थल न बनाएं, सतत विकास लगातार विकास की अवधारणाओं का अनुपालन करते हुए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग हमें करना चाहिए। जितेन नार्गी गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि कुशल गाइड में क्या क्या गुण होते हैं। देखो ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना बेटा, ये भी पूछा जा सकता है। और जितने भी गुण थे वो सारे के सारे मैंने लिख दिए अपने हिसाब से, ठीक है। हाँ, अपने हिसाब से आपको कोई चीज याद आए ना कोई, तो वो भी आप लोग लिख देना इसमें, ठीक है, लिख देना। मैंने बहुत कुछ लिखा है यहाँ पे, आप भी देख लेना, जो अच्छा लगे वो भी लिखना है, और जो आपको दिमाग में लग रहा है कि हाँ ये लिखना चाहिए, सर ने नहीं लिखा, तो वो भी लिखना है, क्योंकि अच्छे गाइड के आपको गुण बताने हैं बस। बहुत कुछ लिखा है, इतना लिखना भी नहीं वहां पे, ठीक है, कभी तुम बहुत सारा ही लिख दो ना, कुछ चीजें याद रहे कोई। इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा है अपने शब्दों में लिखिए। आपने क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या नहीं। मैंने जो लिखा है वो भी देख लेना, और कुछ आपको याद हो वो भी लिखना है। ध्यान रखना है आपने पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ा है वही लिखना है ना प्यारे बच्चों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। आपको भी अपने मन से देखना है उसको। देखो बहुत कुछ लिखा है मैंने, तो इतना बड़ा थोड़ी याद रहेगा, नहीं रहेगा, तो अपने हिसाब से अपने शब्दों में लिखना है। प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति हुई, कैसी हुई भी, कि वो कह रही है कि मैं यहीं रहना चाहती हूँ, बस मैं इसी को देखना चाहती हूँ। प्रकृति के उस अनंत विराट स्वरूप को देखकर लेखिका एकदम मौन हो गई, ऋषि की तरह।
किसी ऋषि की तरह बिल्कुल शांत होकर वह सभी दृश्यों को अपने भीतर फोटो की तरह अपने हृदय में समेट रही थी। इन लोग तो चित्र फोटो खींच रहे थे, वो अपने हृदय में फोटो खींच रहे थे। वह चित्र लिखित सी माया और छाया के अनूठे लेख खेल को अपनी आंखों से देख रही थी। वह रोमांचित हो उठी थी। उसे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे देश और काल की सरहदों से दूर बहती धारा भन बहने लगी हो। उसके उसके ऐसे है ना, उसके मन में या उनके मन का सारा मैल और वासनाएं निर्मल धारा में बहकर नष्ट हो गई। यानी कि उनके मन में जितना भी मैल था, जितनी भी गंदगी भरी हुई थी, जो भी इन लोगों के बारे में जो बुराइयां थी, आप वो सोच रखी थी या कुछ भी गलत कार्य, सब बह चुकी थी। उनका मन हुआ कि लंबे समय तक ऐसे ही बहती रहे और इन झरनों की पुकार सुनती रहे। प्रकृति की इस अनंत और विराट सौंदर्य से पूर्ण दृश्य को देखकर लेखिका को पहली बार एहसास हुआ कि यह सौंदर्य जीवन का आनंद है। इन लेखिका को पहली बार लगा कि ऐसा सौंदर्य भी किसी जीवन का एक आधार हो सकता है। लेखिका ने यहां तक आया कि मैं बस अब यहीं रहना चाहती हूँ और इस दृश्य में ही खो जाना चाहती हूँ। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा साना साना हाथ जोड़ी, जिसमें हम लोगों ने पाठ का सार भी पढ़ लिया, हम लोगों ने एमसीक्यूज भी हम लोगों ने देखा और सब्जेक्टिव देखा, और उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मुझे आप लोगों ना जल्दी से कमेंट करके मुझे बताना है कि कैसा लगा और कैसा नहीं लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद डूबी लेखिका कौन कौन से दृश्य झकझोर दिए। यानी दृश्य कौन कौन झकझोर दिए, वही एक तो कौन कौन से, एक तो उन्होंने देखा कि पहाड़ी औरतें हैं जो कोमल कोमल हाथ जो आटा गूंदने के काम में आते हैं, वो पत्थरें तोड़ रही हैं कुदाला थोड़े से। दूसरा, बागानों की पत्तियों में काम करती है औरतें। फिर बच्चे देखे उन्होंने 3 साढ़े 3 रोजाना स्कूल जाते हैं, पहाड़ी रास्ता पार कर, फिर माता के साथ आके वो कार्य भी कराते हैं उनके। तो ये चीजें उनको झकझोर दे देती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट है, लॉन्ग स्ट्रोक में घूमते हुए चक्कर को देखकर लेखक को पूरे भारत की आत्मा एक से दिखाई दी। क्यों? क्योंकि आप लोग कहीं पर भी चले जाओ यार, आस्था विश्वास सभी की जगह जगह रहते। कहते हैं ना अभी ऐसा बिल्ली काट गई तो बुरा संकेत होता है, ऐसे ही बहुत सारी अलग अलग चीजें देखो अच्छी अच्छी भी होती है। लेखिका घूमती हुई कभी लॉन्ग स्ट्रोक नाम की जगह पर गई, वहां एक कुटिया में चक्कर दिखाई दिया। तो उन एक चक्कर के बारे में जब जितेंद्र नार्गे ने बताया, इसे घुमाने सारे पाप धुल जाते हैं। फिर वो समझ गए कि सारी जगह ऐसा ऐसा, कभी ना कभी कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, सभी जगह कुछ ना कुछ मान्यताएं हैं। उसके बाद लेखिका ने सोचा कि भारत के किसी भी कोने में चले जाओ, आस्था विश्वास पाप पुण्य की अवधारणाएं हर जगह एक सी रहती हैं। चाहे उनके मजहब के अनुसार भगवान अलग अलग हो, फिर भी उनका विश्वास सदैव एक सा रहता है, और यही विश्वास पूरे भारत को एक ही सूत्र में बांधता है। इसलिए लिखेगा पूरे भारत की आत्मा एक सी दिखाई देती है। यानी आप कहीं पे भी चले जाओ, चाहे मजहब अलग हो, चाहे कहते हैं ना कि भगवान अलग हो आपके, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ मान्यताएं ऐसी होती हैं जो आपकी अवधारणाएं समेटते हुए रहते हैं। इनके कहने का तात्पर्य क्या है, कहते हैं ना कि बारिश नहीं हो रही है, तो आपने एक पाठ पढ़ा होगा धर्मवीर भारती जी का, ठीक है, जिसमें मेंढक मंडली, याद है, इंद्र जी को इंद्र भगवान खुश रखने के लिए पानी उड़ला जाता है, याद हो तो आप लोग मुझे उस चैप्टर का नाम ही बताना है आप लोगों को। कमेंट बॉक्स में मैंने 2 क्वेश्चन पूछा है, एक तो वो ओम भूर्भुवः से कौन सा संस्कृत मंत्र था जहां पे दुकान नहीं थी लेकिन वहां मंत्र लिखा हुआ था कटाओ पर, और एक ये क्वेश्चन, दोनों आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये चैप्टर था आज हमारा, कमेंट करके मुझे बताना है भी कैसा लगा, पूरा याद हुआ या नहीं हुआ, यह सब मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तो प्यारे बच्चों, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।